शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल डांस? क्लासिकल संगीत और नृत्य ये अलग नहीं है। कला की भाषा में जी एक ही शब्द है संगीत। जी संगीत में वाद्य, नृत्य तथा गायन, जी। इन तीनों को मिला के संगीत बनता है। आपके जीवन को क्या भारतनाट्यम ने बदला? बिल्कुल बदला है। सारे जो भी नृत्य, क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल वो एक साधना है, जी। समर्पण है, डेडिकेशन है, अनुशासन जो है। ये भरतनाट्यम से जो मुझे मिला है उसमें आज भी मैं अनुशासित हूँ। AI एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? AI हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि काफी हद तक AI सब कुछ सही है। कई बार होता है कि जो AI सोचेगा उससे ज्यादा हम सोच सकते हैं। हमारा जो इंसान का ब्रेन है AI से कम नहीं है। हाँ। नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम आपके मनपसंद पॉडकास्ट शो एकोज एंड एजेस में। आज हम नृत्य और कला की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक भारत के मशहूर नृत्यांगना मिसेस संगीता चट्टोपाध्याय। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका। थैंक यू। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नृत्य में कैसे आगमन हुआ? एक्चुअली मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, चारों तरफ आर्ट एंड कल्चर भरा हुआ है। मेरा जन्म बनारस में हुआ है और बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ पर इतिहास गवाह है कि शुरू से ही यहाँ पर नृत्य, गायन, शहनाई वादक सब वहीं के, बिस्मिल्लाह खां जी वहीं के हैं और बहुत सारे आर्ट कलाकार बनारस से ही बने हुए हैं। तो मेरा जन्म ऐसे ही एक जगह पे हुआ है जहाँ पर आँख खोलते ही मुझे ये सब सारी कलाएं दिखी है। और शुरुआत में मैं कथक से अपना शुरुआत की थी, भरतनाट्यम में बाद में आई हूँ। तो स्कूल के समय मतलब मेरा रुचि तो बचपन से ही था डांस का। तो पेरेंट्स जो मुझे बोलते थे कि आप बचपन से ही बस कुछ डांस करना, कुछ देख के डांस करना, ये था। लेकिन ऐसा घर का माहौल नहीं था। हमारे घर से बाहर ऐसा पूरा डांस एंड म्यूजिक का माहौल था, लेकिन मेरे अंदर, मुझे नहीं पता, मेरे बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था कोई जो डांस, म्यूजिक और ये इसमें रहे। लेकिन ये कला अपने आप ही अंदर से बाय बर्थ मेरे पास आया है ये कला। तो फिर मैंने क्या होता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, एक कहावत है ना। बिल्कुल। तो बहुत मुझे जहाँ तक याद है, मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे एक स्कूल में मैं पढ़ती थी, शायद हार्डली सेकेंड या थर्ड में थी। तो एक ड्राइंग कंपटीशन के लिए मैं पार्टिसिपेट की थी जी। तो उस ड्राइंग कंपटीशन में मैं गई, तो वहाँ देखी कि दो बड़ी बड़ी दीदियाँ, मुझसे बहुत बड़ी थी वो कथक परफॉर्मेंस उस ड्राइंग कंपटीशन में वो किए। तो मेरा रुझान उनको देख के लगा कि अरे मैं तो इतना डांस करना चाहती, क्योंकि मेरे पास आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, मैं खुद अकेली डांस कर रही थी और उसमें खुश हो रही थी। तो मुझे लगा कि जब ये इतना अच्छा डांस कर सकते हैं तो मुझे भी करना है ये डांस। तो मैं ठान ली कि मैं यहाँ से कंपटीशन कंप्लीट करने के बाद, अपना ड्राइंग कंपटीशन खत्म करने के बाद मैं घर जाके बोलूंगी कि मुझे तो डांस सीखना ही है। तो फिर उसके बाद सारा जो भी फंक्शन जो भी था सब खत्म हो गया, घर में पहुंचने के बाद मैं घर पे बताई कि मुझे तो डांस सीखना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन आके डांस किया, कौन गुरुजी करवाए, कुछ नहीं पता था।
तो पेरेंट्स कहे कि अभी तुम पढ़ाई करो, और अभी बहुत छोटे हो, बाद में देखा जाएगा कि तुम कब करोगे नहीं करोगे। तो मैं थोड़ा सा दुखी हुई, फिर सोची कि चलो कोई बात नहीं, कहाँ है क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद टाइम बीतता गया, कुछ 1-2 साल में मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी उसी स्कूल में वही गुरुजी आ गए। तो जहां चाहा वहां रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे स्कूल में आए हैं। और फिर हमारी क्लास टीचर आके पूछी कि यहाँ पर एक गुरुजी कथक सिखाना चाह रहे हैं, तो इसमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो पहला हैंड मेरा रेजवा कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो कहे कि ठीक है जाओ, यहाँ पर आज प्रैक्टिस होगा, फंक्शन के लिए तैयारी करो। तो मैं तो भाग भाग के, मैं तो मुझे तो डांस करना ही है, और भाग भाग के गई और मैं सिलेक्ट भी हो गई। एक ही बार में मैं सिलेक्ट हो गई कि पहले देखे कि यार तुम कर सकते हो कि नहीं। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए। तो फिर बाद में मुझे पता चला, फिर उन्होंने कथक का भी क्लास स्टार्ट कर दिया और मैं भी उसमें शामिल हो गई कथक में। तो बाद में पता चला वही गुरुजी उसी पेंटिंग कंपटीशन में आए थे, वही गुरुजी आज मेरे सामने खड़े हैं। तो इस तरह से मेरा पहला जो स्टार्टिंग जो था वो कथक से शुरू हुआ था। ओके। अगर हम जैसे शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल डांस, ये जो शब्द आते हैं, आपको क्या लगता है इसका थोड़ा पहले हमें अर्थ समझाइए। देखिए, क्लासिकल संगीत और नृत्य ये अलग नहीं है, क्योंकि हमारे कला की भाषा में एक ही शब्द है संगीत। संगीत में वाद्य, नृत्य तथा गायन, इन तीनों को मिला के संगीत बनता है। ठीक। तो ये है संगीत, अलग से नृत्य और वो नहीं है। एक तरह से ये कॉम्बिनेशन आता है तीनों का। हाँ, ये संगीत है। संगीत मतलब ये तीन चीज उसमें शामिल है। अच्छा, अब हम अगर बात करें कथक, फिर आपका जो मेन खास भरतनाट्यम, आप जिसमें स्पेशलिटी है, उस तरह हमारे देश भर में अलग अलग खास तरह के क्लासिकल डांसेस हैं, मोहिनीअट्टम अलग अलग हैं। तो इसमें क्या फर्क आ जाता है? जैसे भरतनाट्यम में क्या खूबी है, इस तरह से आप हमें कुछ समझाइए। देखिए, क्या होता है ना कि हमारा जो देश है विविधता का देश है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, आपको हर मतलब इसमें बोली, भाषा, पानी तीनों ही आपको अलग मिलेगा। मतलब आप 2 कदम आगे बढ़िए तो आपको भाषा चेंज हो जाएगा, आपका पानी चेंज हो जाएगा, सब कुछ आपको बदल जाएगा। तो हमारा जो, देखिए, हमारे डांस की जो नृत्य या नाट्य या संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो तो एक ही ग्रंथ से हुई है, भरत के नाट्य शास्त्र से हुई है। लेकिन क्या है कि हर एक क्षेत्र की भाषा के साथ, लोक परंपरा और उसकी संस्कृति के साथ हमारा हर एक जो क्लासिकल डांस है वो उसके हिसाब से बना है। ओके। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में कथक, ठीक है। उसके बाद आप असम में जाएंगे तो सतरिया डांस है वहां का। अच्छा। ठीक है। मणिपुर में जाएंगे तो मणिपुरी वहां का क्लासिकल डांस है, जो वैष्णव संप्रदाय से पूरी तरह से रिलेटेड। आप मणिपुर जाएंगे, वहां पर कृष्ण भक्ति और राधा का आपको गुणगान करते हुए बहुत सारे आपको टेम्पल्स मिलेंगे। उसी तरह कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के, कुचिपुड़ी एक गांव है जहां से वहां पर कुचिपुड़ी नृत्य का वहां पर शुरुआत हुआ है, वहां से। फिर आप केरल का जो है कथकली है, केरल का। केरल में मुखौटा पहन के आपको नृत्य के साथ विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ कहानी स्टोरी बताते हैं। उसी तरह केरल में आपको मोहिनीअट्टम मिलता है, जो मोहिनीअट्टम एक लास्य, मतलब हमारे नृत्य में तांडव एंड लास्य है। तो लास्य जो है वो सुकुमार डांस के सुकुमार रूप को दिखाते हैं, जो सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं। तांडव है कि उग्र रूप को, शिव जी का उग्र रूप को दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मोहिनीअट्टम जो है वो एक सॉफ्ट कला है, जो सॉफ्ट इसको दिखाते हैं। जो भरतनाट्यम है, सब अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो बदल रहा है। जो भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का मेन डांस है, और अद्यार प्रांत से इसका शुरुआत हुआ था भरतनाट्यम का। तो इस तरह से हर एक भाषा के साथ हर एक स्टेट का डांस अलग अलग और उसकी संस्कृति के साथ जुड़े
होकर ही ये सारे मतलब क्लासिकल डांस क्लासिकल बने हैं। डांस बने हैं। आपके जीवन को क्या भरतनाट्यम ने बदला? बिल्कुल बदला है। जी पहली बात है भरतनाट्यम या मैं सिर्फ भरतनाट्यम की बात नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं भरतनाट्यम में इसलिए इसका उल्लेख आ रहा है, सारे जो भी नृत्य, क्लासिकल नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल, वो एक साधना है जी, समर्पण है, डेडिकेशन है। और जब तक आप डेडिकेट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी चीज को नहीं पा सकते हैं। ठीक, समर्पण होना बहुत जरूरी है उसका। जी, तो जब से मैंने, क्योंकि आपको शुरुआती में बोली मैं कथक से शुरू की थी, उसके बाद मैंने भरतनाट्यम को स्टार्ट किया। भरतनाट्यम में मुझे सारे अनुशासन और उनका जो डिसिप्लिन है, ये मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि हमें एक मतलब हम गुरु के सामने ऐसे सीधे खड़े होकर ऐसे हाथ लटका के नहीं खड़े हो सकते। हमें सॉफ्टली या तो ऐसे या तो कमर पे हाथ रख के सीधे खड़े होना है, एकदम जैसे आप मिलिट्री का शासन जो होता है ना, ठीक ये बदल जा रहा है, लेकिन हमारा भी वैसे ही डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और ये अनुशासन जो है, ये भरतनाट्यम से जो मुझे मिला है उसमें आज भी मैं अनुशासित हूँ और मैं उसी कदमों पे मैं चलती हूँ और अपने आप को धन्य समझती हूँ कि आज मुझे ऐसा मतलब मैं आज बन पाई हूँ। गुरु शिष्य परंपरा इसमें कितनी ज्यादा जरूरी है? जैसे आपने बताया अभी पहले कि आपके गुरु भी हैं और शुरुआती दौर में ही आप अपने गुरु से मिली, तो इस पूरे ही हम अगर नृत्य शैली को ले लें, चाहे संगीत हो चाहे नृत्य हो, इसमें गुरु शिष्य की परंपरा का क्या मेन महत्व है? देखिए, गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है कि उसके शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लाना। गुरु का मतलब ही यही है। बिल्कुल। तो हमारा इसको हम इस टॉपिक में हम बाद में आएंगे, एक और भी टॉपिक इसके साथ लिंक हो रहा है। जी जी। तो जो गुरु शिष्य परंपरा आजकल स्कूल से बच्चे, क्योंकि जब बच्चे घर से स्कूल तक आते हैं तो स्कूल में आके वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, फिर वो घर जब स्कूल से घर जाते हैं तो जो डिसिप्लिन यहाँ पर मतलब किए हो रहते हैं उसको छोड़ के वो घर पहुंचते हैं और उस माहौल में वो उस ढल जाते हैं। और ये रोज की बात है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे एपिक्स में राम लक्ष्मण जी जाके जो शिक्षा ली थे उसमें गुरुकुल में जाकर, तो वो उसका अभाव भी बहुत है। तो यदि हमें बच्चे साथ में गुरु शिष्य परंपरा में लगातार वो बने रहे तो वो सब कुछ अपने गुरु से उसको मिल सकता है जो उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं। जैसे आज अर्जुन अपने आप ही धनुर्धर नहीं हो गए हैं, उनको लगातार उनको ट्रेनिंग मिला है कि आप ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग के बाद आपको गुरु की सेवा करनी है, सारे जो गुरुकुल का जितना भी काम है वो भी आपको करनी है। तो उसमें बच्चे जो है ना फिर अपने दूसरी चीज को भूल के अनुशासित हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम एक मतलब डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, कि उनमें अहंकार जो भावना होती है वो खत्म हो जाती है और अच्छे सीख भी मिलती है, शिक्षा भी अच्छी मिलती है। इसमें इसका मतलब जैसे हर जो भी हर इंसान होता है उसका एक ना एक गुरु तो होता ही है। बिल्कुल। और उसको चुनौतियां भी बहुत करनी पड़ती है। तो ऐसे आपकी भी चुनौतियां रही होंगी? जी बिल्कुल रही है। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बताई आपको कि मेरे बैकग्राउंड में कोई डांस एंड म्यूजिक का माहौल नहीं था जी। तो मेरा चुनौती सबसे बड़ा मेरा बचपन था जी। कि मैं जो चाह रही थी वो मैं पा नहीं रही थी उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्योंकि जो फादर थे वो कहते थे एजुकेशन, क्योंकि मैं जिस समय डांस शुरू की थी उस समय डांस का इतना ज्यादा ये नहीं था। जिसका बैकग्राउंड में जैसे पहले से किसी के पेरेंट्स ऑलरेडी डांस में हैं, वो बच्चे इजीली, क्योंकि उनको बैकग्राउंड में मिला होता है तो वो आगे उसको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कोई था नहीं जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था कि उनको समझाना कि मुझे डांस में आगे बढ़ना है, मुझे इसमें आप सपोर्ट करो।
उनका कहना था कि नहीं, आपको दूसरे, आप डॉक्टर बनो, हाँ, टीचर बनो, राइट, लेकिन डांस करके क्या होगा, डांस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक ठीक बड़े होके कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप इसमें जाओ। ठीक। तो ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चुनौती था कि मैं उसमें से निकलकर जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, जी, वो आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ मेड, सर बिल्कुल बिल्कुल। ये आप कह सकते हैं। ये इस पे एक और सवाल पे मैं आऊंगा अभी। जैसे नृत्य हो गया या अलग चीजें लेते हैं, पेंटिंग हो गया या और आर्टिस्ट होते हैं, इन या कलाकार कह लीजिए, एक्टर्स होते हैं, इनको ऐसी चुनौतियों का हमेशा सामना करना पड़ता है। हाँ इवन जी। पेरेंट्स में या फैमिली में भी कहते हैं अरे ये करके क्या कर लो। आपको क्या लगता है, आपका इस पे क्या विचार है कि ऐसा क्यों होता है कि उनको ज्यादा उसमें पुश नहीं किया जाता? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, इसमें हमारे समाज, सोसाइटी की भी बहुत बड़ा हाथ है। जी, क्योंकि हम सोचते हैं, हमारा एक थिंकिंग है, ये शुरू से चला आ रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारे पास, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा चीज होता है, बिल्कुल जी, तो हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम खा सकते हैं, जी सकते हैं, बहुत अच्छे लैविशली रह सकते हैं। हम टीचर बनेंगे तो भी हमारे पास एक परमानेंट इनकम आएगा। जी, लेकिन डांस करके, गाना गा के आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस मिल भी गया तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये एक सोच शुरू से डाल दिया जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये सोच इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो पेरेंट्स इसको अपना करियर बनाने के लिए डरते हैं, डरते हैं, हाँ। सोचते हैं कि इसमें तो भूखे मरेंगे, तो इसमें हम क्यों मतलब डालें, इसको प्राइमरी करियर मत बनाओ, तुम कुछ और करो, ये एज ए ऑप्शनल करके हॉबी ले लो। उसको ले चलो, ठीक, कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक ठीक, तो इस सोच की वजह से आज जो कलाकार हैं, हर कलाकार को चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे जिसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी उनके ये वंशज जो है वो कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो उनके पास बैकग्राउंड है शुरू से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उसका खुद वो, तो उनको एक बैकग्राउंड मिला होता है, वो उसको इजीली लेके आगे जा सकते हैं। लेकिन जिसके बैकग्राउंड जीरो है, उसके लिए स्टैब्लिश होके खड़ा होना थोड़ा सा स्ट्रगलफुल है जी, और चुनौतीपूर्ण है। ओके। मेरे को ये बताइए, आपका पहला नृत्य जब आप अपना स्टेज पर गई, कैसा था सबसे पहला? जो देखिए, हम कहते हैं ना कभी कभी बटरफ्लाईज इन द स्टमक, तो हाँ, होगा कि बहुत लोग बैठे हैं, थोड़ा देखिए सा मैं आप अपना बताइए। हाँ जी, मैं क्लास सेकंड में, क्योंकि मैं इतने कम एज से शुरू की हूँ डांस जी, कि 5-6 साल में तो लोगों को दुनियादारी का कुछ समझ ही नहीं होता नहीं है होता। कि हम जी, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कुछ नहीं जी, पता जी, चलता है। मेरा क्रेज था डांस करना, और हमेशा मैं सिलेक्ट होती ही थी डांस में, स्कूल की तरफ से तो मैं हो ही जाती थी, जब सीखूं या ना सीखूं। तो मेरा मेरा मेरे ख्याल से हार्ड क्लास सेकंड में थी या फर्स्ट में थी, थोड़ा सा ये हो रहा है। तो मेरा स्कूल में डांस परफॉर्मेंस था, तो मुझे तो दुनियादारी की समझ थी नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, कौन मुझे देख रहा है, मैं क्या गलत करूंगी, सही जी, करूंगी। मुझे डांस करना है, मैं तैयार व्यार होके फर्स्ट परफॉर्मेंस दे दी, जी, और तालियां भी पड़ी, और सही पसंद भी किया कि हाँ बहुत अच्छा डांस किए। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि चुनौती का कुछ या बटरफ्लाई क्या होने वाला है, वो जी, 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 क्योंकि समझ तभी आता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं और ये पता नहीं गलत हो गया, सही हो गया, तब थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन बिना एक्सपीरियंस का तो कुछ भी करो, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सवाल है मेरे मन में, कौन सा नृत्य चुना जाए, या किसी को अगर चुनना हो वो भरतनाट्यम चुने या कथकली चुने या मणिपुरी डांस चुने, ये मन में आभास कैसे हो पाता है? हालांकि थोड़ा सा अलग सा सवाल लग रहा है मुझे, बट आप इसमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो क्लासिकल जो नृत्य है ना, वो जी, तो हर नृत्य बहुत अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो किसी के साथ किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सभी अपने अपने फील्ड पे, अपने अपने इसमें सब बहुत सुंदर डांस है, सारे क्लासिकल डांस सुंदर है। जी, लेकिन अब इसका क्या होता है ना, पर्सनली चॉइस होता है सबका कि हम कौन सा डांस को ले, कौन सा को छोड़े। जो आपको अंदर तक लगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, पसंद है। तो हम इसको करेंगे।
और नहीं पसंद है तो हम ये वाला करेंगे, या हम देख लेंगे कि ये यदि ये मुझे कुछ समय तक करके देखे ये पसंद नहीं आ रहा तो हम इसमें स्विच कर सकते हैं। जी जी। तो ये अपने चॉइस पे डिपेंड करता है कि क्या लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए। अच्छा, गुरु होना और गुरु बन जाना, एक आपके गुरु हैं और अब आप गुरु बन गई हैं, ये इसमें कितना फर्क हो सकता है? देखिए, फर्क तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ और मरते दम तक स्टूडेंट ही रहूंगी मैं जी। क्योंकि कोई भी कंप्लीट कभी भी नहीं होता। यदि कहे कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलूंगी कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ। और मरते दम तक कोई भी कंप्लीट नहीं होता, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि हमारे ज्ञान की मतलब सीमा अनंत सीमा है। मैं उसको कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं ले। एक मतलब ज्ञान तो एक जन्म भी कम पड़ता है। बिल्कुल। आप 2-3 जन्म ले लो तो भी शायद आप कुछ बन पाओ। तो आज भी मैं अपने गुरु के पास यदि जाती हूँ तो हाथ जोड़ के उनके पैरों में मैं पढ़ती हूँ कि आज भी मैं आपकी उतनी छोटी सी स्टूडेंट भी हूँ। बिल्कुल। और जहां तक मैं मैं गुरु हूं तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आपको इंडियन कल्चर्स को सीखना है, संस्कार सीखना है। आजकल के बच्चे भूल रहे हैं ये सब चीजों को, पैर छू के प्रणाम करना या रेस्पेक्टफुली बात करना। तो ये सब आजकल के बच्चे मतलब समझते नहीं, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी पूछ लिए। तो जो कि हम लोग एक चीज पूछने के लिए 1000 बार सोचते हैं कि मैम गुरु से मैं पूछूं या नहीं, हाँ या ना, डर के उनके सामने एक एक क्वेश्चन रखना। लेकिन आजकल के बच्चे में वो मतलब डर ही नहीं है कुछ भी। इसमें एक है सवाल कि इंडियन डांस फॉर्म और वेस्टर्न डांस फॉर्म, वहाँ शायद मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे जैज या वॉल्ट्स, पॉप, रॉक जैसा भी होता होगा, तो उसमें कुछ ऐसा फ्यूजन भी होता है जो हम कहते हैं ना मिक्स कर दिया। हाँ जी, फ्यूजन तो बहुत अभी चल रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट और सब हो भी रहा है, मतलब लोग कर भी रहे हैं। और कितना हमारा डांस फॉर्म वहां भी लोग कहते हैं कि हाँ ये भी करा जाए। हाँ, फ्यूजन होने से जो है कि डांस यदि आप अच्छे समझ के साथ इस फ्यूजन को कुछ करते हैं जी, क्लासिकल को लेके कुछ फ्यूजन करते हैं तो अच्छा है। मतलब उसका मतलब क्लासिकल या शास्त्रीय डांस का सुंदरता को बढ़ा देते हैं। लेकिन आप अपनी मूल परंपरा और अनुशासन को बनाए हुए यदि आप कुछ भी फेरबदल कर रहे हैं तब वो ठीक है, बुरा नहीं है। और हम अगर पास्ट की बात करें, हिस्ट्री कह सकते हैं या, तो हमारा डांस फॉर्म्स कितने पुराने हैं? देखिए, हमारा डांस फॉर्म आपको बताया भरत के नाट्य शास्त्र से जी, और वेदों से चला रहा है। ऋग्वेद में हमारे डांस का उल्लेख मिला है। जिसमें ऋग्वेद में आपको डांस, नृत्य, गायन ये सब के बारे में आपको मतलब उनका वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में समूहों में जब कुछ नृत्य होता था तो औरतों को, महिलाओं को 5 या 6 महिलाओं को एक साथ लेकर सर्कल बना के घड़ा हाथ में लेकर नृत्य का उल्लेख है वहां पर। और साथ में जो नृत्य के बाद जो मतलब खुले जगह पे जब नृत्य होता था तो नृत्य के बाद जो वहां से धूल उड़ता था उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में आया है। और यहाँ तक कि जब विवाह किसी का उस समय होता था उस समय भी लोग घड़ा लेकर 4 महिलाओं का ग्रुप बनाकर नृत्य करते थे जी। और वैदिक महाकाव्य हर जगह से ही नृत्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि आपको रावण ने भी शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद नृत्य किए थे वो बिल्कुल। तो ये जो परंपरा है बहुत पुराना है और 1000 साल से भी पुराना है। मतलब 2000 साल भी आप कह सकते हैं, 2000 साल पुराना हमारा ये सब सारे जो ग्रंथ है और इस सब से हमें आज तक ये चला रहा है। नृत्यों में हम ये भी देखते हैं कि कहानियां भी बताई जाती हैं अलग अलग तरीकों से, और मतलब ये क्या हर तरह के नृत्यों में होता है? हाँ जी। तो उसमें मतलब मेरा जानना ये है कि मान लीजिए वो हर तरह की स्टोरीज बताई जाती हैं, उसके अलावा भी कुछ नहीं, हमारा जो नृत्य का जो मेन चीज है वो है हम महाकाव्य, काव्य यही सब से लेकर आज हम सारे नृत्य, नाटक सब भी उसी में से कर रहे हैं। जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं, जो रचनाएं करके गए हैं, उन्हीं को हम लोग
बिना शब्दों के हम्म। अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं नृत्य के द्वारा, नृत्य के दर्शकों तक पहुंचाते हैं जी। और उसको जीवंत रूप देते हैं। उस महाकाव्य जो एक बुक में लिखा हुआ है, उसको जी। पढ़ने से शायद जो जीवंत रूप नहीं आता है, वो नृत्य करके स्टेज में जब दिखाते हैं तो जीवंत रूप में सामने आ जाता है दर्शकों का कि इस महाकाव्य में क्या लिखा गया है। वो उस तरह से हम बताते हाँ हैं। जी। अब एक बहुत बड़ी बात है फोकस, ध्यान। हम्म जब एक परफॉर्मेंस हो रही है हम्म तो ये, हालांकि मैंने भी देखा है कि एक समय पे हम भी परफॉर्मेंस शूट कर रहे थे तो हमें एक तरह से डांट पड़ी थी कि कैमरा इधर कर दिया जाए, हमारे को ध्यान भटक रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि एक नृत्यांगना का ध्यान उस समय बिल्कुल वो भंग नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, डिपेंड कर रहा है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है कि ये कैमरा हटाने की बात है। मेन बात है कि ये एकाग्रता होना तो बहुत जरूरी है जी। इसमें। थोड़ा बहुत यदि आपका एकाग्रता, क्योंकि ये क्लासिकल है, ताल लय इसके साथ आपका चल रहा है, आप हल्का सा भी थोड़ा सा इधर उधर, आपका माइंड, सब कुछ माइंड का खेल है। बिल्कुल। आप हल्का सा भी 1 सेकंड के लिए यदि आप कुछ और जगह पे गए, 1 सेकंड के लिए, बिल्कुल, तो वो 1 सेकंड का जो गाना छूट गया या 1 सेकंड का जो आपका स्टेप्स छूट गया, वो आपको पूरे डांस को खराब कर देगा। क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरने वाला बात है। क्योंकि एक स्टेप यदि आप गलत निकल गए और आपको बैलेंस नहीं कर पाए तो वो आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। क्लासिकल जो हम शब्द यूज करते हैं आज की डेट में, इसकी अगर हम ऑडियंस की बात करें, अगर हम पहले का हम भूल जाते हैं, क्या लोगों को ये सच में दिल से पसंद आ रहा है? हाँ जी, अगर हम इस तरफ चलें। हाँ जी, ऑडियंस तो क्लासिकल डांस के लिए काफी मिलते हैं, क्योंकि तकनीक वगैरह काफी बदल गया है आजकल के समय में। और लाइट, जो साउंड लाइट जो पहले जो उपलब्ध नहीं था, मिलता नहीं था, वो आज आराम से मिल रहा है। और डांस जब हम मंच में प्रस्तुतिकरण कुछ भी करते हैं तो उसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है, सुंदर बन जाती है। तो ऑडियंस तो होते हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी भी कई सारे जो क्लासिकल डांस में आ रहे हैं, उनको समझना चाह रहे हैं, तो ऑडियंस है। ओके। आपकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमें बताइए। यादगार परफॉर्मेंस तो सभी मेरे हैं लेकिन हमने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस किया है। अच्छा। फिर हमारा सबसे यादगार है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो परफॉर्मेंस था, वो बहुत यादगार है, वो अभी भी याद है उसका वो जी। तो उस समय कुछ मौसम भी चेंज हुआ था और बहुत कुछ हमें मतलब लोग खड़े होकर फोटो खिंचाना चाह रहे थे कि आप मेरे साथ एक फोटो कीजिए, आप मेरे साथ एक फोटो कीजिए, एक मुझे साइन करके दे दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो ये सब जो है बहुत यादगार था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बहुत यादगार था और 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने किया है, तो वो भी बहुत यादगार था मेरा। अगर अब हम आते हैं टेक्निक्स जो बदलती जा रही हैं, अब हम हाईली कह लें या ओवर हाईली टेक्निक पे आ चुके हैं, AI एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगी? अब जो जनरेशन आ गई है और आगे आने वाली है, उसके बारे में आप बताइए कि उसकी सोच आपके हिसाब से क्या बनती जा रही है? देखिए, AI हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि पहले हमारे पास जब कुछ भी नहीं था तो हमें सोचना पड़ता था या दूसरों से पूछना पड़ता था कि इसके लिए क्या करे, इसको थोड़ा सपोर्ट कर दो, कुछ बता दो। तो आजकल डिजिटल जो है, ये सोशल मीडिया डिजिटल इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि हमें अब लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद ही हम लोग इतने एक्सपर्ट, हर एक इंसान इतना एक्सपर्ट हो गया कि खुद ही अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व खुद ही कर लेते हैं जी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि काफी हद तक AI सब कुछ सही है, क्योंकि कई बार होता है कि जो AI सोचेगा उससे ज्यादा हम सोच सकते हैं, उससे ज्यादा हम बच्चों को करवा सकते हैं परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा गलतियां, मिस्टेक्स हम पकड़ सकते हैं कि ये गलतियां हैं, वो गलतियां, ऐसा करो वैसा करो। AI है, बहुत अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो इंसान का ब्रेन है AI से कम नहीं है। हाँ।
संगीता जी, कुछ आप हमें मुद्राएं बताएं, कुछ उस तरह से कुछ हमें दिखाएं। हाँ, देखिए हमारे इसमें क्लासिकल डांस में दो तरह की मुद्राएं होती हैं, और एक सिंगल हैंड में होता है, दूसरा डबल हैंड में होता है। तो जैसे है ये पताकस, त्रिपताको, अर्धपताकः, कर्तरीमुखः, मयूराख्यो, अर्धचंद्रश्च, अरालः, शुकतुंडकः, मुष्टिश्च, शिखराख्यश्च, कपित्तः, कटकामुखः, सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशिरस्ततः, मृगशीर्ष, सिंहमुखः, कांगुलश्च, अलपद्मकः। इस तरह का हमारा जो है सिंगल हैंड जेस्चर्स है। ओके। और एक डबल हैंड जेस्चर्स होता है जो कि दोनों हाथों को लेकर बनाया जाता है। तो अंजलिश्च, कपोतश्च, कर्कटः, स्वस्तिकस्ततः, डोलाहस्त, पुष्पपुटः, उत्संगः, शिवलिंगकः, कटकावर्धनश्चैव, कर्तरि स्वस्तिकस्ततः, शखटं, शंख, चक्रे च, संपुटः, पाश, कीलकौ, मत्स्या, कूर्मो, वराहश्च, गरुड़, नागबंधकः, खट्वा, वेरुंडकाख्यश्च, अवहितस्ततैव च। तो ये हमारा डबल हैंड जेस्चर्स है। इससे मैंने एक और चीज नोट करी कि जो शब्द हैं उस पे भी कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारे जो रेगुलर क्लास होता है उसमें वही हम आपको पहले भी बताए थे कि क्लासिकल डांस में डिसिप्लिन बहुत होना जरूरी है, और एक अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग डांस करने से पहले नमस्कार का प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि हम नमस्कार जब हम करते हैं तो हम अपने 8 डायरेक्शन में जो भी हमारे गॉड एंड गॉडेस हैं उनको इंक्लूड करते हैं। हमारे मदर अर्थ को हम ऐसे पैर मारते नहीं हैं, क्योंकि उनका परमिशन के लिए बिना हम डांस उस फ्लोर पे नहीं करते। यदि हम सड़क पे भी डांस करेंगे तो सड़क के फ्लोर को भी, जमीन को भी हम छू के प्रणाम करके ही हम डांस करेंगे। और साथ में हमारे गुरु, वो सबसे बड़े जो हैं गुरु हैं, तो उन गुरु को हम प्रणाम करके ही हम अपना आज्ञा लेकर ही हम कुछ कर सकते हैं। और जब हमारा डांस खत्म हो जाता है, सेम प्रोसेस फिर से हम करते हैं कि हमारा डांस खत्म हो गया, अब हमें परमिशन दीजिए डांस को खत्म करने के लिए। और सभी हम गॉडेस सभी वही हम बोलते हैं कि आप हमें अनुमति दीजिए, हम जा रहे हैं। तो ये सब है। आपका एक खुद का एकेडमी भी है जी, जहाँ आप सिखाती हैं, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। देखिए मैंने कला उद्भव केंद्र की स्थापना मैं ही की हूँ जी। और उसके लिए जो कला उद्भव, ये नाम भी मैंने बहुत सोचा, कई रात तक सोचे कि इसका नाम क्या होना चाहिए मेरे डांस एकेडमी का, इंस्टीट्यूट का। तो फिर मुझे लगा कला मतलब होता है आर्ट, और उद्भव मतलब होता है जन्म। तो जहां पर एक बच्चा या कोई भी यदि मेरे पास आता है तो एक कोरे कागज के तरह होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन उसका जन्म, उस कला का जन्म उसका अभी हो रहा है, तो वो कला उद्भव केंद्र। बिल्कुल। तो ये सोच के हमने इस संस्था का नाम रखा है, और इसको मैं मतलब हमारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है ये। ओके। और बच्चे, और इसीलिए मैं इसको चाहती थी कि बच्चे जो अनुशासन सीखे, साधना क्या चीज होता है, कैसे साधना करके हम एक चीज को हासिल करते हैं। हमें ऐसे हवा में उड़ के डांस करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। तो जैसे अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, हमें अपने कुछ अभिभावक जो भी हमारे हैं, दर्शकगण हैं जो भी हैं, कि आप यदि अपने बच्चे को क्लासिकल सिखाना चाहते हैं तो क्लासिकल सिखाइए, यदि आप वेस्टर्न डांस सिखाना चाहते हैं तो वेस्टर्न डांस सिखाइए। लेकिन आजकल के अभिभावक में थोड़े से ये है कि हमारा बच्चा सब कुछ सीख ले, सब कुछ आ जाए। तो वो डांस सीखेंगे, स्विमिंग सीखेंगे, बैडमिंटन सीखेंगे, स्केटिंग सीखेंगे,
और मतलब सब कुछ सीखेंगे उनके पास। वो- किसी मतलब हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि एक साधे सब साधे, सब साधे, सब साधे सब जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब एक चीज मतलब सब कुछ फैला के आप करेंगे तो हाँ, तो वो लास्ट मोमेंट तक आपको कुछ नहीं मिलने कुछ वाला समझ ही है, नहीं आएगा कि क्या, कुछ भी नहीं बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल लेकिन ठीक कह आप रहे हैं, यदि मतलब बचपन से मतलब एक ही चीज को टारगेट करके चलेंगे बिल्कुल तो आप उसके बदले में बहुत कुछ आपको मिल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे कई आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स आते हैं कि वेस्टर्न डांस सीख रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्लासिकल सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं। तो मैं कह कि आप एक काम करिए, आप क्लासिकल सिखाइए, क्लासिकल आ जाएगा तो कोई भी आर्ट फॉर्म वो हाँ, पकड़ सही बात लेगी, है, उसको बिल्कुल ठीक ज्यादा बात, टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि मेरे संस्था में वेस्टर्न डांस का भी क्लासेस चलता है। तो कई जैसे टीचर आते हैं वेस्टर्न डांस के, मैं तो नहीं करवाती हूँ, कोई दूसरे टीचर आते हैं। तो जब करवाते हैं तो जब उनको कुछ भाव दिखाना, क्योंकि क्लासिकल डांस में भाव बहुत बड़ा बहुत मतलब बड़ा, इम्पोर्टेंट चीज है। तो जब कुछ भाव दिखाना होता है या कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो वो कुछ मतलब ऐसा कुछ गोल गोल कर देते हैं कि वो वहां से स्किप हो जाता है। वो जो गाना, जो फिल्मी गाना ही चल रहा है, बॉलीवुड गाना ही चल रहा है, लेकिन वो चीज वहां से हट जा रहा हट है। जाती, तो फिर मैं एक दिन ऐसे मन हुआ कि मैं थोड़ा सा देखूं कि ये क्या कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं, तो फिर मैं देखी कि मैं कही कि मैं बच्चों के सामने उसको उनको नहीं बोली। मैं कही कि आप थोड़ा सा मेरे पास इधर आइए, मैं आपको हाँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। तो आए, मैं कि आप जो इस जगह पे ये स्टेप दे रहे हैं ना, ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, आप इस जगह पर आपको ये वाला स्टेप दीजिए, क्योंकि मैं तो वेस्टर्न डांसर नहीं हूँ, लेकिन वो चाह रहे कि वो वाला जो लिरिक्स चल रहा है, लिरिक्स जो चल रहा है वो उसमें डाले, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं कि आप इस जगह पे ना ये वाला स्टेप्स डालिए, देखिए आपका डांस सुंदर हो जाएगा। राइट, तो फिर वो कहे कि हाँ, और वो किया और सचमुच अच्छा हो गया। मैं कहा मैं दिखा देती हूँ, आप करो, दिखा उसको देंगे, करो। करो, तो वही बात है कि आप यदि क्लासिकल को लेके चलते हैं तो आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं। आप बिल्कुल, सब कुछ लेके चलेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने कुछ वाला भी। है। तो यही है। एक सवाल है मेरा, क्लासिकल डांस फॉर्म में जो हम वस्त्र यानी ड्रेस पहनते हैं, ये सबकी अलग अलग होती अलग है, अलग होती है जी। तो ये कैसे, मतलब इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये एक्चुअली वही बात है, जैसे अभी मैं पहले बात कर रही थी कि जैसे हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत की हाँ, संस्कृति, हर परंपरा, सब कुछ अलग अलग है। बिल्कुल, तो हमारा जो ड्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग ही है। यदि हम ठीक, कथक करें तो हम, क्योंकि जो उत्तर भारत है, कजरी वगैरह, उत्तर भारत में कजरी वगैरह चलता है हाँ, किसी त्योहार फेस्टिवल में, तो आप लोक परंपरा से आप कनेक्टेड हैं। तो कथक का ड्रेस आप देखेंगे पूरा जैसे शरारा वो टाइप का होता है, लॉन्ग मतलब खुला हुआ होता है, खुला फ्रॉक हुआ, टाइप का होता है, और चुन दुपट्टा लिए हुए। तो और कथक में थोड़ा सा फोक भी मिक्स होता है, क्योंकि कथक का जो पैर होता है वो पूरा क्लासिकल होता है, पैर का स्टेप्स जो होता है। जी, और हाथ को आप कहीं भी आप डाल सकते हो। ओके, मान लीजिए ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर दिए, ठीक, तो ये आप इसका एक अलग लुक है, क्योंकि वो उसके लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन भरतनाट्यम में या फिर और जैसे जैसे हम प्योर क्लासिकल, इसमें थोड़ा सा फोक है क्योंकि उत्तर भारत से ओके, मिला हुआ है। और ये भी मतलब कई टुकड़ों में, जैसे पहले मंदिरों में, फिर महाराजाओं के दरबारों में, ये दरबारों सब में, हाँ इसका हाँ हाँ, पल्लवित हुआ। तो ये उसके अकॉर्डिंग उनका ड्रेस चेंज हो गया। फिर आप जैसे जैसे आप जिस जिस स्टेट में जाएंगे, सतरिया जो है तो वहां का लोकल वो पहनते हैं, वो अपना हाँ, हाँ एरिया अंग का, वस्त्र हाँ, पहनते हैं, लोकल ठीक ठीक, पहनते हैं। आप साउथ की तरफ जाएंगे, जो पुरुष है वो धोती पहनते हैं या हाँ, लुंगी पहन के उसको, क्योंकि वो अपने लोक परंपरा और परंपरा उसके से, साथ जुड़े हुए, भाषा और संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक ठीक, तो जैसे भरतनाट्यम का, क्योंकि भरतनाट्यम का जो ड्रेस होता है वहां के मैरिज में वो पहनते हैं। ओके, वहां की जो लड़कियां फीमेल होती हैं वो भरतनाट्यम का ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग भरतनाट्यम डांस में हम लोग उसको ये करते हैं। और पूरे ओके, जैसे जो भी हम लोग कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी जो भी पहनते हैं, ठीक, सेम चीज उनका मैरिज में होता है। ओके, तो वो लोक परंपरा और संस्कृति और उसके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक स्टेट का वही है। ठीक। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी आगे जो यूथ है उनको, जो आना चाहते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स में, या उनको लग रहा है
क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम क्या करें आपकी तरफ से? हाँ देखिए, पहली बात है कि विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विजन क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, बच्चे के पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे लोग इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होता, वो जो देखते वही पसंद आ गया, ये है ठीक है ये भी करेंगे, ये अच्छा है तो ये भी करेंगे। तो उनको पहले कंट्रोल करना, अपने पेरेंट्स को कंट्रोल करना होगा कि हमें उसका नैक पहले उसको देखना होगा कि वो क्या पसंद करती है। तो आप उस हिसाब से अपने बच्चे को डालिए, वो जो पसंद कर रहा है हर चीज में डालेंगे तो आप सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप पहले उस बच्चे को आप रीड करो आप कि मतलब कैसे कहाँ पर उसको ज्यादा उसका पसंद क्या है, आप उनसे पूछो, आप करवाओ, तो उसके हिसाब से आप डालो। क्योंकि एज 5 इयर्स एज में यदि कोई बच्चा क्लासिकल में आता है जी। तो सबसे बेस्ट टाइम है उसका, बेस्ट एज है। तो 5 साल के बच्चे को ज्यादा समझ नहीं होता है क्या भरतनाट्यम है, क्या कथक है, क्या कुचिपुड़ी है, क्या सतरिया है, क्या मणिपुरी है, कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि मुझे इस बच्चे को कहाँ डालना चाहिए। बिल्कुल। और यदि आप डाल रहे हैं एक चीज में तो अब 1000 चीजों को मत डालिए। हाँ। आप उसको मेंटेन करिए कि हम एक ही को फोकस करते हैं जी। और दूसरी बात, जब हम बच्चे करना शुरू करते हैं, जब बच्चे को थोड़ा सा समझ आ जाता है कि हम क्लासिकल डांस कर रहे हैं, तो एक अच्छा विद्यार्थी बनने का कोशिश करें, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। कि वही कहावत है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तो वही बात है कि अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणों। यदि इस किसी एक बच्चे को जब थोड़ा सा समझ आ जाए तो हमारा, आप गृह त्याग मत करो, अल्पाहारी भी मत बनो, स्वान निद्रा भी आप मत करो, लेकिन आपको ध्यान बको ध्यानम आपको करना पड़ेगा। सच बात है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वही साधना है आपका, वही अनुशासन है। आप पहले खुद को अनुशासित करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आगे नहीं। ऊंचाई छूनी है तो मेहनत, हाँ मेहनत, हार्डवर्क के बिना कुछ भी, आप किसी भी फील्ड में जाइए, बिना हार्डवर्क का क्या मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। थैंक यू संगीता जी, आप आज हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू ओजल डिजिटल प्रोडक्शन, मुझे आपके पास इधर आके बहुत अच्छा लगा। और मैं, यदि आप ओजल प्रोडक्शन की तरफ से यदि कोई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। और जरूर। मेरे लिए तो सभी स्टूडेंट बराबर है, लेकिन मैं उनका ध्यान जरूर रखूंगी और स्पेशल डिस्काउंट के साथ उनको मैं बुलाऊंगी। और जितना हो सके मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उनको कुछ सुविधा मिले मेरे तरफ से, जो ओजल प्रोडक्शन की तरफ से मेरे पास आ रहे हैं जी। थैंक यू सो मच संगीता। थैंक यू सो मच। एकोज एंड एजेस में आज संगीता जी ने भारतनाट्यम ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में बताया, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और इस तरह से फोकस कैसे रखा जाए इस बारे में हमें बहुत सा ज्ञान दिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम हर हफ्ते एक नई हस्ती के साथ आपके लिए आते हैं। थैंक यू सो मच।